योगी मंत्रिमंडल में आखिर कितनी महिला मंत्रियों को जगह मिली है, चलिए आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो देखिए, प्रतिभा शुक्ला जिनको जगह मिली है, रजनी तिवारी, तो प्रतिभा शुक्ला, रजनी तिवारी, विजयलक्ष्मी गौतम, बेबी रानी मौर्य और गुलाब देवी, ये वो चेहरे हैं जिनको कैबिनेट में जगह मिली है। तो ये 5 महिलाएं जिनको कैबिनेट में जगह दी गई है, प्रतिभा शुक्ला, रजनी तिवारी और विजयलक्ष्मी गौतम, बेबी रानी मौर्य और गुलाब देवी। आपको बता दें कि सभी ने आज शपथ ली है। तो योग अगर यहाँ पर बात करें यूपी की कैबिनेट की, तो ना सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली, बल्कि तमाम मंत्रियों ने जो कि कैबिनेट में शामिल हैं, उन्होंने भी साथ में शपथ ली। और अगर यहाँ पर महिला ब्रिगेड की बात करें, तो ये वो 5 चेहरे हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिन्होंने इस दौरान शपथ ली और इसके साथ ही योगी कैबिनेट में इन्हें जगह दी गई है। प्रतिभा शुक्ला, रजनी तिवारी, विजयलक्ष्मी गौतम और बेबी रानी मौर्य और गुलाब देवी। तो ये 5 चेहरे जिनको कैबिनेट में जगह मिली है। तो इसी के साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो शपथ ले ही चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही कैबिनेट में जो शामिल मंत्री हैं उन्होंने भी शपथ ली है। और यहाँ पर अगर महिला ब्रिगेड की बात करें तो 5 महिलाओं को जगह दी गई है। किस तरह से देखें इसे? ऋतु जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शामिल करने के लिए। देखिए, आज बहुत बड़ा दिन था यूपी के लोगों के लिए, और ये दिन का इंतजार कितने दिनों से था कि योगी 2.0 का शपथ ग्रहण कब होगा। तो आज हो गया, और सभी को, मतलब जिन 54 लोगों को शामिल किया गया उन सभी को बधाई। आपने अच्छा ये उठाया कि देखिए 5 लोगों को, 5 महिलाओं को इस कैबिनेट में जगह मिली है यूपी मंत्रिमंडल में। ये अगर इन 5 महिलाओं का आप देखें तो सबका अलग अलग प्रोफाइल है। अगर आप गुलाब देवी जी को देखिए तो वो बीजेपी का दलित चेहरा मानी जाती हैं, और उसके बाद पिछली सरकार में भी वो राज्य मंत्री थी। वह संभल जिले के आरक्षित सीट है चंदौसी, वहां से 4थी बार जीत के आई हैं। तो आप समझ सकती हैं कि कितनी पावरफुल महिला है वो, और उनको जगह मिली है। प्रतिभा शुक्ला जी को देख लीजिए तो वो राज्य मंत्री बनी है, वो अकबरपुर रनिया से विधायक चुनी गई है। 2017 में पहली बार वो विधायक बनी थी, और अहम चेहरा है बीजेपी के महिला में, वो ब्राह्मण चेहरा है, और साथ ही साथ वो 61 साल की हैं। तो ब्राह्मण, अगर देखिए महिलाओं में भी वो पूरी जाति की, अगर, क्योंकि जाति की बात होती ही होती है अगर यूपी की राजनीति की बात करें तो यहां भी 2 ब्राह्मण चेहरे को महिलाओं में जगह मिली है। जैसे रजनी तिवारी जी हैं, ये भी ब्राह्मण चेहरा है बीजेपी का, इनको भी राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। हरदोई जिले के शाहबाद विधानसभा क्षेत्र से ये आती हैं, और 2017 में भी इसी सीट से वो निर्वाचित हुई थी। और जो रजनी तिवारी जी है, एक अच्छा चेहरा बीजेपी में है। उसके बाद आती है विजयलक्ष्मी गौतम जी, उनको भी राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया गया। 1992 से वो राजनीति में थी, भाजपा की नगर उपाध्यक्ष, जिला महिला मोर्चा की 2 बार अध्यक्ष रही। तो इन जैसे लोगों को आप समझ सकती हैं कि महिला में मंत्रिपरिषद में योगी 2.0 में जगह मिली है, और सब अपने आप में एक अलग स्थान रखती है, और सबका अपना अलग वर्चस्व है। तो इन 5 महिलाओं, अगर देखिए, अगर उप मुख्यमंत्री को भी लगा लें तो टोटल 54 लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा मंत्रिमंडल में शपथ ली है, और 5 महिलाएं हैं। तो 10% महिलाओं को योगी मंत्रिमंडल में, मतलब कह सकते हैं कि 10% महिलाओं को यहाँ पे जगह मिली है। तो एक अच्छा कदम, इसमें कुछ और अगर महिलाओं को मिलता तो वो सोनों पे सुहागा हो जाता, लेकिन इन 5 महिलाओं को मंत्रिमंडल में जो जगह मिली है, यह उन महिलाओं के लिए सम्मान की विषय है जो प्रदेश की महिलाओं ने बीजेपी को एक तरफा वोट देके इस चुनाव में जिताया है।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने सर्वेश्वर, और ये लगातार कहा ही जा रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो या उत्तराखंड की बात हो, कि यहाँ पर जो महिला है वो एक तरीके से साइलेंट वोटर का काम करती है, जिसकी वजह से बीजेपी अपनी सरकार बना पाई है। और जिस तरीके से उन्होंने अपने कैबिनेट में महिलाओं को शामिल किया है, तो इससे साफ जाहिर है कि वो ये समझती है कि महिलाओं को भी रखना कैबिनेट में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे जो महिला वोटर है वो कहीं ना कहीं संतुष्ट होंगी और खुश भी होंगी। लेकिन इसी के साथ ही देखिए, आज योगी कैबिनेट ने शपथ ली है, लेकिन अगर अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बधाई तो दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, लेकिन चलिए सर्वेश्वर जी, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले संजय निषाद का क्या कुछ कहना है, आइए वो आपको सुनवाती हूँ। चुनौती था, चुनौती करके हम लोगों ने इसे बृहद जीत की है और जनता को धन्यवाद देता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का और गृह मंत्री जी के प्रबंधन का, योगी आदित्यनाथ के सुशासन का, और उसी को हम लोग और सुदृढ़ करेंगे और आगे के 2024 की तैयारी में हम लोग लगेगा, जिससे सामाजिक न्याय दिला सके। चलिए अब आपको सुनवाते हैं सूर्य प्रताप का क्या कुछ कहना है। 5 साल में हम लोगों ने सभी कार्यक्रमों को जो निर्धारित किए गए थे उसको पूरा करने का काम किया। सबका साथ, सबका विश्वास के साथ साथ सुशासन और सुरक्षा के साथ विकास को गति दी गई है, उसको और आगे हम लोग उसको बढ़ाएंगे, तेज गति देंगे और उत्तर प्रदेश को जो है वो नए भारत के भीतर जो नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में योगदान। चलिए इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं बधाई देता हूं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और उनकी सारी टीम को, जिन्होंने दूसरी बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आना ही सबके लिए बड़ा संकेत था कि उत्तर प्रदेश को और योगी जी को जो मोदी जी आशीर्वाद देने आए थे, और नए मंत्रिमंडल को मैं अपनी ओर से बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास होगा। मैं बधाई देता हूं माननीय। तो आपको हमने सुनाया कि आखिर किस नेता ने क्या कुछ कहा। देखिए, आज योगी के तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ले ली है और योगी 2.0 की कैबिनेट तैयार हो गई है। हालांकि किसको कौन सा विभाग मिला है ये भी थोड़ी ही देर में ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, लेकिन फिलहाल तमाम मंत्रियों ने शपथ ले ली है जो कि कैबिनेट में शामिल होंगे। हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर योगी कैबिनेट में 5 महिलाओं को भी जगह दी गई है, जिसको लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रतिभा शुक्ला, रजनी तिवारी, इसमें बेबी रानी मौर्य भी शामिल हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ लगातार यहाँ पर हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है संजय राणा जी इंडिया न्यूज पर। नमस्कार। बिल्कुल, देखिए संजय जी, आज योगी कैबिनेट ने शपथ ले ली, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शपथ ले ली है। 2.0 पूरी तरह से तैयार है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस कैबिनेट में कुछ ऐसे मंत्री रहे हैं जिनको बाहर का रास्ता देखना पड़ा है, और वहीं ये भी देखा गया कि जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था कि 2 उप मुख्यमंत्री भी होंगे। अगर पिछली बार की बात करें, 2017 की बात करें, तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 डिप्टी सीएम मांगे थे, लेकिन इस बार एक चीज देखी गई कि केशव प्रसाद मौर्य तो एज इट इज बने रहे, लेकिन वहां पर दिनेश शर्मा को हटा दिया गया है। क्या वजह रही और किस तरीके से आप देखते हैं इसे? देखिए, ऐसा है कि जैसे केशव प्रसाद मौर्य की बात अगर आप करेंगे तो 2-3 दिन पहले आपके डिबेट में बैठा था बना, केशव प्रसाद मौर्य 100% डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, और जो मिस्टर पाठक हैं उनका भी, ब्रजेश पाठक जी का भी बनना लगभग 99% तय था। देखिए, ऐसा है कि दिनेश शर्मा जी को मंत्रिमंडल से हटा करके उनको संगठन में डालना जरूरी है, क्योंकि देखिए संगठन को मजबूत करना, संगठन में संचालन करना, संगठन को लेकर चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए और किसी भी दल के लिए। तो ये बहुत जरूरी था। देखिए, आपको अगर दिनेश शर्मा जी का बैकग्राउंड देंगे, दिनेश शर्मा जी काफी लंबे समय तक मेयर रहे, उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, उनको काफी एडमिनिस्ट्रेटिव का नॉलेज है। जो वो नॉलेज लेकर के अगर वो मूव होते हैं पार्टी में, संगठन में, तो पार्टी को मजबूती देंगे और अपने मार्गदर्शन से, अपने नॉलेज से उनके लिए जो हेल्पफुल रहेगा। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई मंत्री
पद से हटा दिया गया तो बिल्कुल यूजलेस था इसलिए हटा दिया, ऐसा नहीं है। वो मूव होकर के संगठन में आते हैं, संगठन से मूव होकर के मंत्रालय में जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा मत देखिए, दूसरी पार्टी में अगर हो सकता है कि मंत्री बहुत बड़ा पद होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन भी उतना ही इंपॉर्टेंट जितना मंत्रिमंडल में मंत्री। तो दोनों बहुत ही मिलके समावेश बना करके एक साथ टीम ऐसे काम करते हैं और एंड रिजल्ट जो होता है डिलीवर करते हैं, जो उन्होंने जिनकी पार्टी ने आम जनता से की, जो उत्तर प्रदेश की जनता से की। और स्पेशली जब 2.0 की जब बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। इनके जो एक्सपेक्टेशन है जनता की, देखिए ऐसा कि दूसरी बार अगर सरकार बना रहा है इतने वर्षों बाद, तो एक्सपेक्टेशन भी दुगनी हो गई। जब एक्सपेक्टेशन दुगनी हो गई है तो टीम को भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। टीम में कुछ चेंजेस हेयर एंड देयर करने पड़ेंगे कि डिलीवरी जो एक्सपेक्टेड है वो डिलीवरी हो सके। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है, 2024 का भी चुनाव आ रहा है, तो दोनों को देखना पड़ेगा, संगठन प्लस सरकार कैसे चलाती है, दोनों को समावेश बना के चलाएंगे तभी चल सकता है। और इस नजर से मैं देखता हूँ कि दिनेश शर्मा जी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है संगठन के लिए, इसलिए उनको संगठन में मूव किया गया है। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ सर्वेश्वर जी। देखिए जिस तरीके से अभी संजय जी ने कहा यहाँ पर, क्योंकि देखिए 2.0 टीम बनी है और उसी को देखते हुए, जनता की एक्सपेक्टेशंस को देखते हुए कुछ नाम बाहर कर दिए गए हैं, कुछ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है मंत्री पद की। लेकिन क्या यहाँ पर जिन लोगों को बाहर किया गया है, क्या उसके पीछे वजह सिर्फ यही थी कि नई टीम तैयार करनी थी, या फिर कार्यशैली पर जिस तरीके से कहा जा रहा था कि भले ही बाहर जनता के सामने ना कुछ आया हो, लेकिन अंदर संगठन को ये बात पता है कि कार्यशैली ठीक नहीं है? जी हाँ, देखिए हर चीज का अपना महत्व होता है। बीजेपी में जो अगर कोई मंत्री बनता है तो उसकी कार्यशैली पे पूरी नजर रहती है, सेंट्रल कमेटी की और राज्य कमेटी की भी, और वो उनके कार्यों को देखते रहते हैं, उनके मापदंड, उनका किस तरीके का रवैया है, क्या है, वो भी देखते में आता रहता है। और जैसा कि पॉलिटिकल एनालिस्ट साहब ने बताया कि देखिए यहाँ पे अगर वो कोई मंत्री पद में नहीं रहा और वापस उसको संगठन में लिया जाता है तो वो बहुत बड़ा दायित्व उनके लिए रहता है। देखिए जैसे श्रीकांत जी थे जो ऊर्जा मंत्री थे, उनको भी जगह नहीं मिली है और वो अच्छे चेहरे थे और इस बार मथुरा से अच्छे खासे मार्जिन से लाख वोट से ऊपर से उन्होंने जीत हासिल की थी। तो कुछ बहुत सारे मंत्री हार भी गए थे, ऐसे कयास लगाए गए थे कि जो हारे हैं उनको मंत्रिपरिषद में, मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य जी को लाया गया क्योंकि वो बहुत बड़े चेहरे हैं। तो जो कार्यशैली है मंत्रियों का, उसका पूरी तरीके से निगरानी होती है बीजेपी में, दूसरे पार्टी की तरह नहीं है। अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको दोबारा जगह नहीं मिलेगी, नहीं कर रहे हैं तो आपकी जगह किसी और जो सचमुच में उस पद के लिए दावेदार है और उस पद को आपसे बहुत अच्छे तरीके से निभा सकता है, प्रदेश का विकास करने में वो बहुत अच्छी भागीदारी दे सकता है, तो उनको जगह दी जाती है। देखिए कुछ पुराने मंत्रियों को भी इसमें शामिल किया गया है, साथ ही बहुत सारे नए चेहरे भी लाए गए हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे देखिए ब्रजेश पाठक जी पहले कानून मंत्री थे पुराने मंत्रिमंडल में, अब वो डिप्टी सीएम बने हैं। उसी तरह जैसे महिलाओं की बात आप कर रहे थे, गुलाब देवी जी को देखिए पुराने कैबिनेट में भी 2017 से 22 वाले योगी जी का जो पहला मंत्रिमंडल था उसमें भी जगह मिली थी, इस बार भी जगह मिली है। और जैसे कैबिनेट जो सीतापुर क्षेत्र से एक सुरेश राही जी आते हैं, उनको पहली बार इस मंत्रिमंडल में दिया गया, पिछली बार भी वो चुनाव जीते थे, इस बार उनको शामिल किया गया है। तो बहुत सारे ऐसे नए चेहरे भी लाए गए हैं जिनको लगता है कि उनका वर्चस्व है और वो अच्छा काम कर सकते हैं। तो बीजेपी जो है वो ये नहीं समझती है कि अगर कोई पुराना मंत्री रहा तो उसको रिपीट नहीं करेंगे तो वो नाराज हो जाएगा, उनको उससे कोई मतलब नहीं है, जो काम करेगा। यानी कि दबाव किसी बात का नहीं है, आप काम करोगे तो आपको इनाम मिलेगा। बिल्कुल संजय जी आपके पास आती हूँ। देखिए हमने यहाँ पर ये देखा, ये ए.के. शर्मा जिनको एमएलसी बनाया गया, उसके बाद आखिरकार उन्हें मंत्री पद दे दिया गया है। इस तरह के कई चेहरे दिखे हैं जिनको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है इस कैबिनेट में उन्हें मौका मिल जाए। इससे ये तो साफ जाहिर है कि 2.0 की कैबिनेट की जो परिपाटी है वो पहले से ही तैयार होती आ रही थी। रितु बिल्कुल सही आप बोल रही है कि ये परिपाटी बिल्कुल पहले से तैयार होकर आ रही थी और उनको दोनों की, देखिए एक ओल्ड स्ट्रक्चर एक नया स्ट्रक्चर, दोनों को लेके चलना बहुत जरूरी है क्योंकि ओल्ड के पास नॉलेज है और नए के पास ऊर्जा है। तो नॉलेज और ऊर्जा तब मिलेगी तभी एग्जीक्यूशन हो सकता है। तो आपने अगर पिछले देखिएगा 5 साल का, तो 3 साल इन्होंने
काम किया, तो 2 साल तो काम ही करने का मौका नहीं मिला, हम सबको काम करने का मौका नहीं मिला था। तो बहुत सी चीजें पेंडिंग है, जिसमें बहुत सी प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन के लिए समय चाहिए, और ऐसे आदमी से जो कर सके, उसके लिए एक नई टीम का धर्रा भी तैयार करना जरूरी था, जो उन्होंने बहुत अच्छे से तैयार किया। चाहे असीम अरुण जी को ले लीजिए, चाहे आप AK शर्मा जी को, तो जिनका नॉलेज है, ये एडमिनिस्ट्रेटर है, IAS है, IPS है, इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज है, प्लस नए चेहरों को भी इंडक्ट किया गया है, जैसे महिला है। तो एक देखिए, जो 50% वोट जो बीजेपी को पाया, जो साइलेंट वोटर कहा जा रहा था, तो महिला ही थे, नए फर्स्ट टाइम वोटर था, प्लस लाभार्थी वोटर था, तो उनकी भी गणित को समझना बहुत जरूरी है, 2024 का गणित को भी समझना जरूरी है। तो ये चीजें मिला के बनाई गई, और मैं हर डिबेट में ये आप फर्स्ट टाइम मैं आपके साथ कर रहा हूँ, लेकिन हर डिबेट में बड़े विनम्रता से बोलता हूँ कि ये पार्टी नहीं है, ये कॉर्पोरेट कंपनी है, और हर आदमी अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको असाइन किया गया है बखूबी निभाता है और डिलीवर करने की कोशिश करता है। जैसे हम जॉब करते हैं और जॉब में अगर डिलीवर नहीं करते तो हमें उस जॉब से हटा दिया जाता है, इसी तरह अगर आप मंत्री हैं और मंत्री का पद का मैं आपके पास लौटूंगी, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि आज योगी कैबिनेट ने मंत्री पद की शपथ ले ली है, और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली, और साथ में कई ऐसे मंत्री हैं जिनको दोबारा रिपीट किया गया है, और इसके साथ ही कुछ ऐसे मंत्री भी रहे जिनको इस बार मौका नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात ये कि इस कैबिनेट में 5 ऐसी महिलाएं हैं जिनको मौका मिला है और जिम्मेदारी दी गई है मंत्री पद संभालने की। इसके साथ ही देखिए, जैसे ही मंत्री पद की शपथ ले ली गई है तमाम, हालांकि अगर बात करें यहाँ पर विभागों की, तो वह भी नहीं सामने आया है और इसको लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा। सविशर जी, आपके पास में आऊंगी। देखिए, जिस तरीके से पिछले अगर बात करें कार्यकाल की इस बीजेपी सरकार की, तो नया कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। उनके सामने, उनके कंधों पर ये जिम्मेदारी थी कि उनको खुद को ये प्रूव करके दिखाना है। जब शुरुआत में उन्होंने अपना पद संभाला था तो उनके ऊपर कई तरह के आरोप भी लगे थे, इस तरह के कि वो अधिकारियों की सुनते हैं, वो विधायकों की नहीं सुनते हैं और पूरी तरह से उन पर निर्भर रहते हैं। लेकिन इस बार उनको एक और बार मौका मिला है जनता की तरफ से, और एक तरीके से इतिहास भी बना है, क्योंकि लगभग कई सालों बाद ऐसा मौका आया है कि कोई सरकार दोबारा रिपीट हुई है। ऐसे में क्या इस बार बीजेपी को या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जाहिर है कि हम पहले से ज्यादा मजा हुआ उन्हें देखेंगे, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर अगर देखें तो क्या उनको बदलनी पड़ेगी, या वो पुरानी स्ट्रैटेजी से ही अगर काम करेंगे तो ही काफी होगा? देखिए रितु जी, उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो परफेक्ट है, इसीलिए देखिए वो दोबारा चुन के आए हैं, और बीजेपी सेंट्रल कमेटी ने भी उनको दोबारा मतलब मुख्यमंत्री पद का दावेदार पहले से भी बनाया था, और वो दूसरी बार शपथ लिए हैं। तो उनका अपना एक अलग स्टाइल है। और देखिए, हर जो राज्य के बीजेपी राज्य के मुख्यमंत्री है, सबका अपना एक अलग स्टाइल होता है। अगर आप उसमें कुछ दखलंदाजी दोगे तो फिर वो जिस कार्यशैली से, जिस कुशलता से काम कर रहा है, उसमें जरूर बाधा आएगी। तो मेरे को नहीं लगता कि योगी जी को अपना स्टाइल चेंज करना चाहिए। हाँ, इसमें जरूर ये बातें है कि अगर कोई विधायक कोई समस्या या उनकी पार्टी या सहयोगी पार्टी का लेके आता है तो उनको भी सुनना चाहिए, क्योंकि वो भी जीत के आए, विधायक आए, उनकी भी समस्या है। लेकिन अगर कोई अपना काम करवाने आता है, जैसे कि आपको याद होगा OP राजभर जो मंत्री थे पुराने सरकार में, और वो अपने काम करने के लिए, अपने लोगों की ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग के लिए सरकार पर दबाव बना रहे थे, जिसका कारण योगी सरकार ने उसे अनसुना कर दिया था। और फिर बाद में उन्होंने उसी का ये बना के कि ये हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हमारे मुद्दों की नहीं बात कर रहे हैं, और फिर उन्होंने योगी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी के गठबंधन से बाहर निकल आए। तो योगी जी का एक अपना अलग अंदाज है, और मेरे को लगता है उसी अंदाज में उनको रहना चाहिए, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सहयोगी दलों को साथ लेके और जो भी विधायक जीत के आए हैं उनको साथ लेते हुए अगर मंत्रिमंडल चलेगा, सरकार चलेगा, तो प्रदेश का निरंतर विकास होगा। दूसरी बात जो इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे कि नए फेसेस, पुराने फेसेस, तो देखिए इस 52 मंत्री मंडल की जो पूरी लिस्ट है उसमें 31 नए चेहरे आए हैं। पुराने चेहरे में से 21 लोगों को जगह मिली है और 22
लोगों को ड्रॉप कर दिया गया है। तो बीजेपी ये कभी नहीं सोचती है कि अगर किसी को ड्रॉप कर दिया तो उनकी पार्टी के लिए नुकसान है, ये है, या उनको सरकार चलाने में दिक्कत होगी। वो उन चेहरों को लेके आती है जिसमें उनको लगता है कि ये प्रदेश के लिए और राज्य के लिए अच्छा काम करेंगे। और इसमें अगर मंत्रिमंडल में आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी शामिल किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। संजय जी देखिए, अगर देखें तो अब यहाँ पर विधानसभा की बात करें तो देखिए बीजेपी भी मजबूत हुई है, लेकिन विपक्ष भी पिछली बार के मुकाबले इस बार मजबूती के साथ मैदान में उतरेगा। देखिए पिछली बार तो सपा चुनाव हार गई, लेकिन अब आगे की बात अगर हम करें तो विपक्ष को और भी ज्यादा मजबूती के साथ बीजेपी से लड़ना होगा, सरकार से लड़ना होगा। लेकिन आखिर उनको किस तरह से बदलाव करना होगा? अगर यहाँ पर अखिलेश यादव की बात करें तो देखिए उन्होंने एक ट्वीट किया जहां पर उन्होंने वही बात उसी तरह की बात रिपीट की है जैसे कि वो अब तक पिछले 5 साल में करते आए हैं कि जी इसका निर्माण तो हमारी सरकार में हुआ है, हमने कराया था। उन्होंने बधाई बकायदा दी, लेकिन बात उनकी वही स्टिक की। वो कहते हैं भाई हमारी सरकार में काम हुआ है, लेकिन आप इस पर या तो फीता काटे जाते हो या फिर यहाँ पर आकर शपथ ग्रहण करके आप चले गए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उनकी इन बातों को जनता ने बिल्कुल नकार दिया। कोई मतलब नहीं जनता को इस बात से। तो जी देखिए, जनता तो नकार देगी और कोई भी सभ्य पढ़ा लिखा इंसान या जो भी राजनीति को समझता है, आम जनता भी मैं कहता हूँ इस चीजों को नकार इसलिए देती है क्योंकि ये दर्शाता है कि आप लीडरशिप की क्वालिटी की कमी है और आप एक मैच्योर आदमी है। अगर आप हम बात करें कि मान लीजिए मेरी सरकार थी तो मैंने अगर कुछ काम किया तो मैं नहीं बोल सकता मेरा है। आप सरकार हो, सरकार मतलब जनता, और जनता के द्वारा किया गया कार्य वो जनता का होता, मेरा आपका नहीं हो सकता है। तो ये तो इमेच्योर स्टेटमेंट है जो अखिलेश यादव जी कीप ऑन जो देते आ रहे हैं। बड़ा दुख होता है इस मैच्योर लीडर को इस तरह की बातें करते हुए। अब आते हैं इनकी स्टडी। देखिए अखिलेश यादव को सबसे पहले अपने प्लान पे काम करने का, प्लान नंबर 1, उनको छवि से अपनी छवि को बदलना होगा। छवि क्या है? वो जो MY का समीकरण की छवि है उसको लेकर के उसको बदलाव करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आप भी जनता जैसे सोचती है अच्छा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, तो उनके दिमाग में गुंडागर्दी की छवि आती है। उनको छवि पे काम करना, प्लस अपने संगठन में बदलाव करने की जरूरत है। जैसे कुछ अराजक तत्व कह लीजिए या गुंडा नेता कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, आप जो भी नाम देना चाहे आप दे सकते हैं। उनको अपने पास, उनको अपने पार्टी में थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत है। एक साफ सुथरी छवि बनानी पड़ेगी और अपने प्लान को लेके आना पड़ेगा। अगर यही ढर्रा लेके अगर वो चलते रहे तो 2024 छोड़ दीजिए, 2027 के चुनाव में ही हार जाएंगे। और रहा 122 सीट पाना, देखिए ऐसा है कि मजबूत विपक्ष का होना जरूरी होता, कि अगर मजबूत विपक्ष है तो सरकार को घेरने में कारगर होता, लेकिन सिर्फ नंबर से नहीं होता। आपको अगर किसी को घेरना है तो आपके पास पॉइंट होने चाहिए, आपके पास प्लान होने चाहिए और उसके पास आंसर भी होना चाहिए कि आपने ये गलत किया, आपको ऐसा करना चाहिए। तब आपका सत्ता पक्ष भी आपका सम्मान करता है। तो एक नॉलेजेबल विपक्षी होना भी बहुत जरूरी है और इस तरह की बातों से उनको उठना चाहिए और अपनी राजनीतिक जो छवि है उसमें बदलाव करने चाहिए। अपनी चीजों में, अपने में मैच्योरिटी लानी चाहिए। और एक लीडर, देखिए लीडर जब बनना है तो बहुत सी चीजें आपको त्यागनी पड़ती है। आपको अपनी इच्छाओं को त्यागना पड़ता है। तो ये सब चीजों, अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्याग करके एक बड़ा लीडर बनना है। तो ये पास अभी एटलीस्ट 2 साल तो मैं कह सकता हूँ उन पे काम करना चाहिए, अपने संगठन में काम करना चाहिए और अपनी छवि पे सबसे बिल्कुल यहाँ पर सोच को थोड़ा विस्तार देना होगा। बिल्कुल। हाँ, और रहा कांग्रेस की बात ऋतु जी करें, देखिए कांग्रेस तो बिल्कुल है ही नहीं, उनका संगठन ही खत्म हो चुका। मैं बार बार बोलता हूँ, उनको ये हर समय चुनाव के कुछ दिन पहले आते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू स्टार्ट करेंगे, फिर फिजिकली आएंगे, थोड़े दिन रहेंगे, फिर वो चले जाते हैं। एक टूरिज्म काइंड है उनके लिए। तो उनको भी अगर पॉलिटिक्स में रहना है, सीरियस पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी और तथ्यात्मक पॉलिटिक्स। देखिए हमारे देश में 2 तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। एक होती है सत्य पे आधारित पॉलिटिक्स, एक होती है असत्य पे आधारित पॉलिटिक्स। सत्य पे, जैसे मान लीजिए आपको प्रधानमंत्री को भी घेरना है, योगी आदित्यनाथ को भी घेरना है, किसी भी चीज पे घेरना है, आप तथ्यात्मक चीज को लेके आएंगे। आपकी आज जनता नहीं सुनेगी लेकिन कल जरूर सुनेगी। लेकिन आप सिर्फ भ्रामक चीजों को लेकर के आएंगे और आप सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करेंगे तो उससे बहुत ही नुकसान होगा, क्योंकि आज की जनता बदल चुकी है। आज की जनता की सोच बदल चुकी है, जागरूक है और पढ़ी लिखी है। देखिए पहले, आज से 20 साल पहले की राजनीति, जब हम सब छोटे होंगे तो अलग थी, लेकिन आज की राजनीति बदल चुकी है। तो नेताओं को भी अपने ढर्रे, बिल्कुल अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी और कार्यशैली में बदलाव करना पड़ेगा। चलिए आपका बहुत शुक्रिया संजय जी, सर्वेश्वर जी, आपका भी बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। देखिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ले ली है, साथ में 52 मंत्री जो कि कैबिनेट में शामिल किए गए हैं उन्होंने भी शपथ ले ली है। लेकिन किसको कौन सा विभाग मिला है इसको लेकर भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्द ही होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।